वेलकम स्टूडेंट्स इन इकोलॉजी क्लास। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कर रहे थे और उसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कर चुके हैं या अध्ययन कर चुके हैं। इस क्रम में विस्तार से हम लोगों ने देखा कि वन पारिस्थितिकी के 3 रूप थे और उसमें उष्णकटिबंधीय वनों को पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को पढ़ा और फिर जो है अल्पाइन वनों को पढ़ा या शीतकालीन वनों को। उसी से जुड़ी हुई कड़ी आज के क्लास में है, यानी जो वन पारिस्थितिकी पढ़ा हम लोगों ने, उस वन पारिस्थितिकी में एक क्षेत्र ऐसा इस धरती पर है जिसको हम लोग टुंड्रा प्रदेश कहते हैं या टुंड्रा बायोम कहते हैं या टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र है जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्र का से, यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों से अलग है। और इस धरती को शस्य श्यामला और जीवनमयी कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीवन संभव नहीं है। जो अल्प मात्रा में जीवन है उसको जीवन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये भी आप जानिए कि ये एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र है जो अन्य पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र विविधताओं का तंत्र है, डाइवर्सिटीज का सिस्टम्स है। डाइवर्सिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं, पूर्व के क्लास में देख चुके हैं कि जितनी विविधता होगी उतना बड़ा ऊर्जा संचार होगा और उतना बड़ा खाद्य श्रृंखला होगा, और जितना बड़ा ऊर्जा संचार होगा, जितना बड़ा खाद्य श्रृंखला होगा, उतना जीवन अस्थायी होगा, परमानेंट होगा। हम जैव विविधता को जितना समाप्त करते जाएंगे उतना जीवन जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा, और जैव विविधता यदि समाप्त हो गया तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संचार रुक जाएगा और खाद्य श्रृंखला रुक जाएगा। तो ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में जीवन नहीं है या कम है, लेकिन ये टुंड्रा प्रदेश अन्य प्रदेशों के को जैव विविधता प्रदान करता है, जिसके कारण से जो है वो अन्य प्रदेश जो है अस्थायित्व ग्रहण करते हैं। इस मामले में टुंड्रा प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज के क्लास में विस्तार से देखेंगे कि आखिर टुंड्रा प्रदेश होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि टुंड्रा प्रदेश कहते किसको है। ठीक है, तो जहाँ तक टुंड्रा पारिस्थितिकी का शब्द है तो ये टुंड्रा शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या अर्थ होता है? बंजर भूमि। बंजर भूमि। और इसकी, इस भूमि की जो ये टुंड्रा क्षेत्र है, इसकी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसको आप चाहेंगे तो आज क्लास में ही याद कर लेंगे। तो इस विशेषता में सबसे पहली विशेषता ये है कि आठ माह सूर्य प्रकाश अनुपलब्ध है। यानी नहीं पाया जाता है। और 50 दिन ही वनस्पति का विकास होता है।
और लगातार दो वर्षों तक हिमाच्छादन की यदि स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग परमाफ्रास्ट बोलते हैं। इस क्षेत्र में जीवन काफी कठिन है। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं रहते हैं इसमें, कुछ जनजातियां रहती हैं जिनमें एक्जिमो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो टुंड्रा प्रदेश है वो क्या है, तो जितनी बातें हमने लिखी उससे आपको एहसास हो गया होगा कि एक बर्फीला क्षेत्र है, और चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र हो चाहे बर्फीला क्षेत्र हो वो बंजर होता है, क्योंकि दोनों जगह पर उसकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति का अभाव रहता है, फर्टिलिटी का अभाव रहता है, क्योंकि उर्वरा शक्ति के लिए ह्यूमस चाहिए, और मिट्टी में जब तक ह्यूमस की उपस्थिति नहीं होगी तब तक जो है वो उर्वर नहीं होगा। और यदि अधिक तापमान हो और अधिक शीत हो तो इन दोनों स्थितियों में ह्यूमस की उपस्थिति नहीं पाई जाएगी। ह्यूमस की स्थिति उन्हीं स्थानों पर पाई जाएगी जहां पर आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी है, क्योंकि आर्द्रता और ह्यूमिडिटी में ही पादप जो है वो तीव्र गति से बढ़ते हैं, फिर उसके खोई या उसका अवशेष सड़ गल करके भूमि में जो मिलता है उसी से भूमि में ह्यूमस होता है, जिससे भूमि में उर्वरा शक्ति आती है। तो चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो या चाहे बर्फीला क्षेत्र हो, ये ह्यूमिडिटी की प्रक्रिया वहाँ नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ की भूमि अनुर्वर होती है। साथ ही साथ बर्फ के लगातार जमे रहने से भी भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। तो इसी कारण से जो टुंड्रा प्रदेश होता है उसको हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं, अनफर्टाइल लैंड बोलते हैं। अब जिस टुंड्रा प्रदेश की हम बात बोल रहे हैं, अभी उसका विस्तार इसके बाद पढ़ाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई हैं। लेकिन जो टुंड्रा प्रदेश की पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8 माह यहाँ सूर्य प्रकाश पड़ता ही नहीं। तो जहाँ सूर्य प्रकाश 8 माह नहीं पड़ेगा, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो आप पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य प्रकाश से ही पादप अपना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को चलाते हैं, और जिससे उनको खाना मिलता है और वो प्राथमिक उत्पाद के रूप में सामने आते हैं। और फिर जो दूसरे जंतु हैं वो द्वितीय उत्पादक के रूप में द्वितीय उपभोक्ता के रूप में उसका जो है उपयोग करते हैं। तो जब 8 माह सूरज की रोशनी पड़ेगी ही नहीं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जीवन उन स्थानों के तरह नहीं होगा जहाँ वर्ष भर सूरज का प्रकाश पड़ता है। अब थोड़ा दिन जो सूरज का प्रकाश मिलता है तो उसमें 50 दिन, लगभग 1.25 महीना ही ऐसी स्थिति है जिसमें पादप निकल सकते हैं। तो वहाँ पादप का जो प्रजनन काल है वो मात्र 50 दिन है। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि जंतुओं का भी प्रजनन काल ही है, इतना ही है वहाँ। यानी अगर टुंड्रा प्रदेश में कोई जंतु यानी जानवर रह रहा है और उसको संभोग करना होगा अपने प्रजनन शक्ति को स्थापित करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो इन्हीं 50 दिनों का प्रयोग करेगा और इसी में बच्चा पैदा करेगा, और नहीं
तो टुंड्रा प्रदेश से टैगा प्रदेश चला जाएगा, वहां संभोग करेगा, और जब ये 50 दिन का वाला समय आएगा जब टुंड्रा प्रदेश में आके अपने बच्चे को जन्म देगा। तो जीवन की परिकल्पना चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु हो, इसी 50 दिन के अंतर्गत टुंड्रा प्रदेश में होता है। कभी कभी ऐसा होता है जलवायु परिवर्तन के कारण कि लगातार 2 वर्षों तक हिमाच्छादन की स्थिति रहती है, यानी हिम जो है वो 8 महीना से भी अधिक रहता है, 12 महीने तक रहता है। तो जब लगातार 2 वर्षों तक हिम से ढका रहता है ये प्रदेश, तो इस परिस्थिति को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। इस परिस्थिति को परमाफ्रॉस्ट। तो इस तरह का जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण। अगर पूछ दिया कि परमाफ्रॉस्ट क्या है, तो बार बार ये तो आपके सामने आएगा नहीं, कभी कभी आता है, जैसे आज क्लास चल रहा है तो ये शब्द आया। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा ऑब्जेक्टिवली भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी बहुत कम ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द जब आए तो इसको क्लास में पढ़ने के साथ साथ रिपीट करते रहिए अपने मन मस्तिष्क में यहाँ भी, और घर पर जाने के बाद इसको 5-10 बार लिख लीजिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। और कितना भी दिन होगा अगर ये प्रैक्टिस परमाफ्रॉस्ट पर आप कर लेंगे, इसके स्पेलिंग को और इसके व्याख्या को, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको क्लिक कर जाएगा। यही तरीका है पढ़ने का, हमेशा आपको याद रहे ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपके मेमोरी में अगर कोई बात बहुत गहराई से बैठाई गई है तो वो परीक्षा हॉल में वो क्लिक करती है, उभरती है और आपको सही ऑप्शंस पे मार्क करने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ तक में परमाफ्रॉस्ट एक बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण पदावली है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक परिस्थिति जिसमें टुंड्रा क्षेत्र में 2 वर्षों तक लगातार बर्फ जो है वो जमा रहे, तो वैसी स्थिति को क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट, जिसमें कोई भी जीवन संभव नहीं होता है। अब देखिए जीवन काफी कठिन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इंसान नहीं रहता है। इस विषम स्थिति में भी एक जनजाति है, और भी जनजातियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है वो एक जनजाति है एस्किमो। हम गलत लिख दिए, क्या जनजाति है? एस्किमो। परमाफ्रॉस्ट सही लिखा हुआ, परमाफ्रॉस्ट नहीं। हाँ परमा ठीक है, ऊपर में रा नहीं है। अब देखिए कि इतनी विषम स्थिति है तो ये आदमी कैसे रहता है। तो ये इतने ठंड से बचने के लिए जो है वो इसका जो घर होता है वो एक झोपड़ी नुमा होता है, इसको इग्लू बोलते हैं। और कहीं से इसमें मतलब सिर्फ रेंग करके घुसने के लिए दरवाजा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दरवाजा है, वो घुस करके, और उसमें कोई खिड़की वड़की नहीं होती है। और उसके बाद उसके अंदर जो है रेंडियर, जो वहाँ एक पशु है, उसकी चर्बी से जो है वो दीपक जलाया जाता है, यानी लाइट किया जाता है। एक भालू पाया जाता है ना, हाँ उसी को बोलते हैं। पोलर बियर भी एक है, रेंडियर भी है। तो इस ढंग से उसमें जो है वो रहते हैं वो लोग। तो उसके चर्बी से दीप जलाने का परिणाम ये होता है कि अंदर का जो क्षेत्र जो है वो गर्म हो जाता है और उसमें वो लोग रहते हैं। पूरा बर्फीला एक स्लेज नाम का एक गाड़ी है जिसको जो है रेंडियर खींचता है, तो उसी पर जो है वो चढ़ करके जो है वो अपनी यात्रा करते हैं। और जब विषम स्थिति आ जाती है, एक समय ऐसा आता है कि वहाँ रहना संभव नहीं है, तो ये लोग भी जो है टुंड्रा प्रदेश से टैगा प्रदेश की तरफ पलायन कर जाते हैं, परिवर्जन कर जाते हैं अन्य पादपों की तरह। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को सम्मिलित रूप से जो है हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा परिस्थिति। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज है जिसको अगर नहीं पढ़ा जाए तो फिर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और वो है विस्तार। क्या चीज?
तो टुंड्रा प्रदेश का विस्तार। अगर हम टुंड्रा प्रदेश की विस्तार की बात करते हैं तो इस विस्तार को जानने के लिए पहले ये समझिए कि इसे 3 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से? 3 नाम। यही इस पारिस्थितिकी तंत्र का राज है कि हम लोग सिर्फ टुंड्रा प्रदेश जो बोल रहे हैं तो इसको हम लोग इसका नामकरण अगर 3 नहीं करेंगे तो हमको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अब वो देखिए, एक को बोलते हैं टुंड्रा, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एल्पाइन टुंड्रा, सॉरी इसको बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा। दूसरा नहीं, पहला को आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। एक ये हो गया, और बल्कि नाम के जगह पर 3 रूप कह लीजिए इसका। 3 प्रकार भी बोल सकते हैं, या 3 प्रकार भी बोल सकते हैं। और दूसरा एल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। और तीसरा इसका रूप है अंटार्कटिक टुंड्रा, ठीक है। स्थानाभाव इसलिए टुंड्रा शब्द हम नहीं लिख रहे हैं। तो टुंड्रा के 3 रूप हैं, आर्कटिक, अल्पाइन, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। तो पहले ये दोनों का व्याख्या कर देते हैं कि एल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा क्या है। तो एल्पाइन टुंड्रा का जहां तक प्रश्न है तो ये पर्वतों पर पाया जाएगा, और अंटार्कटिका टुंड्रा का जहां तक प्रश्न है तो ये अंटार्कटिका महादेश में पाया जाएगा। 7 महादेश में एक महादेश अंटार्कटिका है। अब आइए पर्वत पर। तो पर्वत का जो टुंड्रा है तो वो हर कटिबंध में पाया जाएगा, उष्ण कटिबंध में भी, शीतोष्ण कटिबंध में भी और शीत कटिबंध में भी। उष्ण कटिबंध में जो पर्वत है तो उसकी 6000 मीटर की सीमा को हम लोग बर्फ सीमा बोलते हैं। तो 6000 मीटर के सीमा से नीचे पादप पाए जाते हैं, और 6000 मीटर सीमा से ऊपर जो बर्फीला क्षेत्र है वही क्षेत्र अल्पाइन कहलाता है। ऊपर, हाँ, तो हर वो पर्वत, चाहे वो किसी भी कटिबंध में हो, चाहे वो उष्ण कटिबंध में हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध में हो, यदि वो उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ऊंची है उस पर्वत की, तो वहां जो है अल्पाइन टुंड्रा पाया जाएगा। तो ये तो एक उस कटिबंध में यानी उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में एक अपवाद के रूप में रहेगा, है ना। जी सर। ये एक प्रदेश के रूप में नहीं रहेगा। प्रदेश तो अलग है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, हम ऐसे बोलते हैं। और जहां तक अंटार्कटिक टुंड्रा का प्रश्न है तो अंटार्कटिका एक महादेश है, एक कॉन्टिनेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके चारों ओर सागर जो घेरे हुए हैं और साथ ही साथ बर्फ से उसको ढक दिया गया है, उसके ऊपर हमेशा के लिए बर्फ जो है अवतरित रहता है, बिछा हुआ रहता है। तो इसलिए अंटार्कटिका में कोई जीवन नहीं है, और न कोई वनस्पति है और न कोई जंतु है। तो इस परिस्थिति में
यदि हम टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं तो पर एल्पाइन टुंड्रा जो पर्वतों में है वो समाप्त हो जाता है, और जो अंटार्कटिका टुंड्रा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो टुंड्रा प्रदेश है विशेष रूप से आर्कटिक टुंड्रा ही है जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब बात समझ में आ गई? तो टुंड्रा प्रदेश यदि हम बोलते हैं तो इसका आशय सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का वो भाग है जहां ये परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में ये भाग कहां पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये भाग कहां पाया जाता है? रूस के ऊपर नहीं, देखिए ना, तो उत्तरी गोलार्ध में ये भाग वृक्ष सीमा से लेकर के वृक्ष सीमा से लेकर वृक्ष सीमा से लेकर ध्रुवीय हिम आवरण तक, ध्रुवीय हिम आवरण तक, और जो वृक्ष सीमा से नीचे का क्षेत्र होता है या वृक्ष सीमा से दक्षिण का भाग, दक्षिणी भाग टैगा कहलाता है। टैगा कहलाता है। अब इसका देखिए विस्तार, तो विस्तार में जो शामिल है तो उसको हम बताएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो विस्तार में शामिल है अलास्का, ठीक है, उत्तरी कनाडा, ठीक है, बोरिजिलियस, रूस, यूरेशिया, रूस, और साइबेरिया, रूस, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या कहा कि ये जो आर्कटिक टुंड्रा है जो वही मुख्य टुंड्रा है, बाकी अल्पाइन टुंड्रा या अंटार्कटिक टुंड्रा में कोई जीवन संभव नहीं है। जो परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त जैसे पादप और जंतु पाए जा रहे हैं वो सिर्फ आर्कटिक टुंड्रा में पाए जा रहे हैं, इसलिए टुंड्रा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का वो क्षेत्र जो अलास्का में फैला हुआ है, अलास्का अभी दिखलाते हैं कहाँ पे है, उसके बाद उत्तरी कनाडा में वो भी दिखलाते हैं आपको, फिर यूरेशिया का रूसी भाग, और उसके बाद साइबेरिया रूस, ठीक है, यूरेशिया रूस और साइबेरिया रूस। अब देखिए टुंड्रा और टैगा दोनों को आप पहचान लीजिए। इसमें अभी अभी जो हमने बातें आपको कही, तो हमने क्या कहा, अलास्का, ये जो इलाका है आपका, सॉरी, ये जो इलाका है जो यूएसए का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलास्का, ये टैगा का भाग है, सॉरी टुंड्रा का भाग है। उसके बाद ये उत्तरी कनाडा का ये सब भाग है, ये यूरोपी का भाग है, ग्रीनलैंड। अब उसके बाद आ जाइए ये सब क्षेत्र यहां तक, तो ये तो उत्तरी कनाडा का भाग, ये आपको टुंड्रा हो गया, ये ग्रीनलैंड पूरा टुंड्रा हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क टुंड्रा हो गया।
अब ये जो एशिया का भाग है ये यूरोप का है, जिसमें एस्टोनिया वगैरह देश जो है वो ये सब आता है। तो ये हो गया। यहां से जो है बढ़िएगा तो रूस का वो भाग है जहां साइबेरिया का रेगिस्तान है, एशिया का पार्ट। ठीक है। फिर यहां अलास्का का कुछ भाग आ गया आपको। तो ये जो प्रदेश है इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, यही क्या कहलाएगा? टुंड्रा कहलाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि वृक्ष सीमा से लेकर के, तो यहीं पर वृक्ष सीमा माने इसके नीचे जो है वृक्ष पाया जा रहा है, इसके ऊपर वृक्ष नहीं पाया जाएगा। तो जो अल्पाइन प्रकृति के वृक्ष हैं, ठीक है, जो अल्पाइन प्रकृति के वृक्ष हैं वो जहां जहां तक होगा वो सभी क्षेत्र टैगा कहलाएगा। मतलब ऐसा कि जिसमें बर्फ पड़ती है तो बर्फबारी होती रहती है, तो उसकी पत्तियां उसके बर्फ से क्षतिग्रस्त नहीं हो तो नोकीली हो जाती है, शंकु टाइप का, और नीचे गिर जाता है बर्फ। तो ऐसे पेड़ को अल्पाइन पेड़ बोलते हैं। तो जो टुंड्रा प्रदेश है वहां बर्फ नहीं बारिश नहीं होती है, लेकिन टैगा में बारिश होती है। लेकिन टैगा में जो बारिश होगी वो बर्फ के रूप में होगी, बर्फ की बारिश। तो इसलिए वहां अल्पाइन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ऊपर वाला भाग टुंड्रा है और ये जहां अल्पाइन वन है इसी को हम लोग टैगा बोलते हैं। और इसमें टुंड्रा के तुलना में जीवन थोड़ा ज्यादा अच्छा संभव है। हालांकि यहाँ भी जीवन कठिन है, लेकिन टुंड्रा के तुलना में जो है यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। तो जो ये सब क्षेत्र देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का, तो इसका ऊपरी भाग जो आप देख रहे हैं ये टुंड्रा भाग है, यहाँ उतना जीवन नहीं मिलेगा। इसका जो नीचे वाला भाग है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क का, वहां आपको जीवन मिलेगा। बात सुन आई? तो ये बहुत कंफ्यूज सेक्शन था क्या कि टुंड्रा प्रदेश कहाँ है और टुंड्रा और टैगा में क्या संबंध है। तो ये एक कठिन प्रश्न आप समझने में सफल रहे। आगे बढ़े। अब देखिए कि इसके चूंकि हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है कि हम वहां पाए जाने वाले पादप और जंतुओं के बारे में जाने, यही ना है। अगर पादप और जंतु नहीं होंगे तो फिर पारिस्थितिकी का इसका मतलब निर्माण नहीं होगा। ये बंजर भूमि होने के बावजूद भी इसमें पादप और जंतु पाए जाते हैं, इसलिए टुंड्रा बायोम या टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि हम लोग उसके बारे में जानें। तो अब आइए कि टुंड्रा प्रदेश का पादप, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के पादप का जहां तक बात है कि संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 3% पादप टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद यहां की जो वनस्पति है गुच्छेदार होती है।
गुच्छेदार होती है। और तीसरी बात कि वनस्पति की ऊंचाई पांच से 8 सेंटीमीटर तक होती है। 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। अगर महत्वपूर्ण वनस्पति की बात करें तो महत्वपूर्ण वनस्पति में आर्कटिक दलदल है, मतलब वहां का जो दलदल है वो भी एक प्रकार का वनस्पति ही है, उसमें ही पाया जाता है। करीबू मोर्स है, एक प्रकार का घास है। पास्क्यू फूल है, ये जो 5 महीना जो होता है उसी में खिलता है। गुच्छेदार सैचिस फेज है। ये सब यहाँ की वनस्पतियां हैं। बियर बेरी है, बियर बेरी। तो ये टुंड्रा प्रदेश के पादप के बारे में विवरण। पहली बात क्या कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वहां जितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो उन वनस्पतियों में मात्र 3% वनस्पति सिर्फ टुंड्रा प्रदेश में है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वनस्पति के मामले में कितना विरल है टुंड्रा प्रदेश। और ये जो 3% वनस्पति है, इसको आप पेड़ कह भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मात्र जो है 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और गुच्छे के रूप में होता है। ये गुच्छा गुच्छा होगा। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट रूप से तना, पत्ती, ये सब का जो विभेद है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बड़े बड़े विशाल पेड़ का दर्शन आपको नहीं होगा। सिर्फ जमीन के ऊपर उगे हुए कुछ 5 से 8 सेंटीमीटर तक के पादप आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और वो भी जो है गुच्छेदार के रूप में। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो आर्कटिक दलदल है। जो दलदल है उसमें भी कुछ घास वास उग जाता है, जिसको हम लोग आर्कटिक दलदल के नाम से जानते हैं। करीबू मोर्स है, पास्क्यू फूल है, इसके बाद गुच्छेदार सैचिस फेज है और बियर बेरी है। तो ये सब जो वनस्पतियां हैं ये औषधीय गुण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि ये जो टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों से कैंसर के लिए सबसे अच्छी दवा बनाई जाती है। यानी वर्तमान समय में कैंसर कुछ हद तक जो क्यूरेबल हुआ है, यानी बहुत सारे लोग इस रोग से ठीक हुए हैं, तो उनमें इन वनस्पतियों का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। आप इसी से समझ सकते हैं कि शुरू में जो क्लास में हमने बात कही थी कि टुंड्रा प्रदेश में जीवन कठिन है, संभव नहीं है, बहुत कम लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी है। और एक बहुत बड़ा उपयोग क्या है कि यहाँ जो अल्प मात्रा में ही वनस्पति पाई जाती है, जो फ्लोरा पाया जाता है, वो औषधीय विशेषता अपने अंदर लिए हुए है, वो मेडिसिनल वैल्यू अपने अंदर लिए हुए है,
और असाध्य रोगों का मेडिसिन इन सब सारी चीजों से बनाया जाता है। तो अगर ये ना होता तो जो असाध्य रोग है, जो नॉन क्यूरेबल अभी तक माने जाते थे, उसकी दवाई नहीं बनती। तो ये भी तो ऊर्जा का संचार कर रहा है कि अपने माध्यम से जो रोगी व्यक्ति है या रोगी शरीर है उसको ठीक कर करके ऊर्जा ही उसको प्रदान कर रहा है और फिर ऊर्जा को स्थिर बनाने का काम कर रहा है और अपने आप को दवाई के रूप में प्रयोग करवा करके एक खाद्य श्रृंखला को भी मेंटेन कर रहा है। तो हमने कहा कि जितनी जैव विविधता होगी उतना मजबूत आपका खाद्य श्रृंखला होगा, उतना मजबूत आपका ऊर्जा संचार होगा। तो इस तरीके से साबित हुआ कि कठिन परिवेश के बावजूद भी टुंड्रा प्रदेश हमारे लिए लाभदायी है। क्लियर? अब देखिए आगे जो बातें हैं, ये तो पादप के बारे में हमने बताया। अब टुंड्रा प्रदेश के जंतु, टुंड्रा प्रदेश के जंतु, टुंड्रा प्रदेश के टुंड्रा प्रदेश के जंतु का जहां तक सवाल है, कि यहां के जंतुओं में ऋतु प्रवास पाया जाता है। यहां के जंतु में के शरीर में चर्बी का मोटा स्तर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जंतु के शरीर में, यहाँ पर छूट गया, यहाँ के जंतु के शरीर में, यह जंतु का शरीर फर युक्त होता है और यहाँ के जंतु की पूंछ लंबी होती है, नहीं, छोटी होती है। पूंछ एवं पैर छोटी होती है। कहां से प्रश्न आ जाएगा यह हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए सभी बातों को समझेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण जो पशु हैं, उसमें आर्टिक लोमड़ी है, उसके बाद कारीबू है, उसके बाद मसखरा बत्तख है, उसके बाद कस्तूरी बैल है, उसके बाद बर्फ उल्लू है, और अंत में ध्रुवीय भालू है।
ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो जहां तक जंतु का प्रश्न है यानी एनिमल का प्रश्न है, तो उसमें कुछ बातें जो हम लोग को जाननी है वो ये कि यहाँ का जो जंतु होता है उसमें ऋतु प्रवास होता है। ऋतु प्रवास का अर्थ हुआ कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं टैगा प्रदेश में। और यहाँ पर एक बात ध्यातव्य है कि जिस समय ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है उस समय भी यहाँ कुछ पशु रहते हैं, कुछ जंतु रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में वो संभोग यहाँ नहीं करेंगे। संभोग करने के लिए टैगा प्रदेश चले जाएंगे। और जब बच्चा जनने का समय आता है तब ये टुंड्रा प्रदेश में चले आते हैं। ऐसा इसलिए कि अधिक शीत होने के कारण संभोग की प्रक्रिया संभव वहां नहीं हो पाएगी, या शारीरिक रूप से जो है वो शीत शरीर के अंदर प्रवेश करने का खतरा रहता है जिससे वो मर जाएंगे। तो दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक जो प्रवास करता है और दूसरा नहीं भी करता, जिसकी संख्या काफी कम है। लेकिन अधिकांश प्राणी या जंतु जो है वो ऋतु प्रवास की कैपेसिटी यहाँ पाई जाती है। अब इस जंतु का जो शारीरिक संरचना है उसमें 3 विशेषताएं हैं। पहला, इनका जो शरीर होता है उस शरीर का ऊपरी भाग में मोटा चर्बी युक्त लेयर रहता है। तो जिसमें चर्बी युक्त लेयर रहेगा उसको ठंड नहीं लगेगी, यानी अति शीतलन से बचाता है उसका ये संरचना। साथ ही साथ उसके शरीर के बाहरी भाग में पंख या फर निकले हुए रहते हैं जो काफी लंबे लंबे होते हैं, इतना तक कि उसके पैरों को भी ढक लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोहरा कवच है। तो जब 50 दिन का समय आता है तो उन फरों को ये लोग नोच लेते हैं खुद एक दूसरे से, और उस समय काफी बदसूरत हो जाते हैं, क्योंकि फर इतना गर्मी देता है कि जो 50 दिन की गर्मी है उनके अनुसार, हम लोग के अनुसार नहीं। हम लोग तो उस दिन भी जाएंगे तो हम लोग को बहुत ठंड लगेगी और पूरा ओवरकोट पहन के जाना पड़ेगा, लेकिन उन लोग के लिए एक गर्म मौसम है। तो उस समय वहाँ के पशु जो है वो अपने फर को नोच लेते हैं जिससे वो बदसूरत दिखने लगते हैं। फिर जब ये 50 दिन गुजर जाता है तो ऑटोमेटिकली उनके शरीर पर जो है फर चला आता है। और तीसरी विशेषता उनकी शारीरिक संरचना की है कि उनका पूंछ और पैर छोटा होता है ताकि ऊष्मा का जो है वो कम क्षति हो। जिस जानवर का पैर लंबा होगा और पूंछें बड़ी होंगी उनके शरीर से ऊष्मा का ज्यादा क्षय होगा। तो आप गौर से देखिए, जो कि रेगिस्तानी जंतु हैं उनके पैर लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का क्षति हो या जमीन के ऊष्मा से वो बच पाए। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र के हैं या टुंड्रा क्षेत्र के हैं उनके पैर छोटे रहते हैं, पूंछ छोटे रहते हैं ताकि ऊर्जा का कम क्षति हो। तो ये 3 प्रकार की विशेषताएं हम लोग टुंड्रा प्रदेश के जंतु में हम लोग पाते हैं। महत्वपूर्ण जंतुओं में जो है वो देखिए आर्टिक लोमड़ी, इसी को रेंडियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कारीबू, ये फूल भी है का भी नाम है, जैसे पूर्व में देखा आपने। इसके अलावा ये जंतु भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कारीबू नाम की एक जनजाति भी है। जैसे एस्किमो जनजाति का नाम हमने लिया, तो उसी प्रकार से इस क्षेत्र में एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम कारीबू है। एक मस्खरा बत्तख है जिसको आप देख लीजिएगा तो आपसे वो मजाक करेगा, हंसी खेल करेगा, तो इसीलिए उसको मस्खरा बत्तख कहा जाता है। कस्तूरी बैल है, हम लोग के यहाँ कस्तूरी हिरण होता है जिसके पेट में जो है कस्तूरी रहती है और वो बहुत खुशबू देता है। तो उसी तरीके से वहाँ के बैल में कस्तूरी पाई जाती है, इसीलिए उसको कस्तूरी बैल कहा जाता है। हम लोग के यहाँ भी उल्लू पाया जाता है, वहाँ भी उल्लू पाया जाता है, लेकिन वहाँ का उल्लू बर्फीला उल्लू कहलाता है। और ध्रुवीय भालू जिसको
पोल बियर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी बातें हुई, खास तौर से इसके जो पादप और जंतु हैं उसके नाम को 10-10 बार लिख करके कंफर्म कर लीजिएगा। जो इसका विस्तार क्षेत्र है उसको तो हमने क्लास में समझा ही दिया। तो इस पर से हम समझते हैं कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कभी भी तो आप देने में सक्षम होंगे। हम समझते हैं कि पूरी बात समझने में आप सफल रहे। अगले क्लास में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।